नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार जो आप तक लेकर आए हैं बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल में हम पुनः हाजिर हैं। लेट अस स्टार्ट आवर वर्क विथ वर्ड्स ऑफ विजडम। द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। एक महान वैज्ञानिक कह गए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। क्या सबक मिलता है हमें? हम जितना भी पढ़ें, जितना भी लिखें, जितना भी अध्ययन करें, वास्तविक जीवन में जब तक हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, हमारा ज्ञान पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। सो लेट अस ऑल पुट व्हाटएवर वी लर्न इनटू प्रैक्टिस एंड बोधि बूस्टर एंड बोधिसार हेल्प्स यू डू precisely that. In Bodhisar, we are offering you absolutely free forever content which covers all the hot topics. For example, today we are going to cover 4 very major issues. ऑब्जेक्टिव क्विज क्वेश्चंस इन्हीं बोधिसार्स के साथ एम्बेडेड हैं। वी ट्राई टू गिव यू इनसाइट्स बियॉन्ड द ऑब्वियस। हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने के प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार की परीक्षाओं की सूची देखिए स्क्रीन पर। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, स्टेट पीएससी, सीजीएल, सीडीएस, रेलवेज, or some of the toughest and the best of the MBA entrance exams, CAT, ZAT, IFT, you just name it. And of course, any GDs and interviews. हमारी गारंटी है यदि आपने बोधि बूस्टर और बोधिसार सब कुछ प्रॉपरली फॉलो किया, आपसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। हाँ, 2 बोधि बूस्टर फॉलो करने वाले आपस में टक्कर ले सकते हैं। हा। Supporting PDFs on the Bodhi News website, solid 24/7 support, and of course, free forever for everyone. तो पूरा लाभ लीजिए। ब्रॉट यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। ध्यान रखें, कॉपीराइटेड कंटेंट है। यदि आपको कोई भी इसका मिसयूज करते दिखे तो स्क्रीन पर दी हुई जानकारी के हिसाब से हमसे संपर्क करें। द बोधिसार टॉपिक्स फॉर टुडे। तैयार हैं आप? बोधिसार की नोटबुक निकाल लीजिए, बहुत कुछ लिखना है आज आपको। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तीस्ता एंड बियॉन्ड। भारत और बांग्लादेश के संबंध, तीस्ता नदी और उससे आगे, रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल लीडर्स, डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी हंटिंग। यह मुद्दा तो समाप्त हो ही नहीं रहा है। विमुद्रीकरण और काले धन की खोज, इंडियन पॉलिटिक्स एंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ द डोमेन्स। आरबीआई रिव्यूज इट मॉनेटरी पॉलिसी। हम पुनः एक बार नजर थोड़ी गहराई से देखेंगे मौद्रिक नीति आरबीआई की और उससे संबंधित कुछ बहुत ही यूजफुल पॉइंट्स। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज। HRD मिनिस्ट्री, द फर्स्ट एवर रैंकिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। भारतीय विश्वविद्यालयों की सबसे पहली सरकारी और कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग प्रणाली एजुकेशन और हायर एजुकेशन से। ये 4 इतने महत्वपूर्ण विषय है कि आप ये तय मान के चलें कि हर परीक्षा में इस पर सवाल आएंगे। एंड फॉर एनी अवेयर इंडिविजुअल यू नीड टू एब्सोल्युटली बी थरो विद दिस। क्या आपकी अनुमति है आज का कार्य प्रारंभ करने की? हियर गोज। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तीस्ता एंड बियॉन्ड। बहुत गहराई से अब हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। काम शुरू करते हैं। अ कोर बायलैटरल इश्यू, एक बड़ा प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दा। The Teesta River water sharing is an issue that makes headlines every time there is any high-level bilateral talk or a visit between the dignitaries from India and or Bangladesh. India had helped East Pakistan secure independence and emerge as Bangladesh when it was brutally assaulted by West Pakistan in the late 1970 and 71. 1970 और 71 की कहानी तो सभी को याद है। There was a huge conflict between West and East Pakistan because the Eastern Pakistani people the leaders had gained a majority in the Parliament of Pakistan, which was absolutely unacceptable to the West Pakistan। और इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज थे। उसके बाद ऑपरेशन ब्लिट्ज और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा, जो मानव इतिहास के कुछ सबसे भीषण मानवीय त्रासदियों में गिना जाएगा, जिसमें स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाकर जनरल टिक्का खान ने खून की नदियां लिटरली बहा दी थी। भारत को मजबूरी में दखल देना पड़ा और उसका नतीजा बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हुआ। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स बांग्लादेश एंड इंडिया हैव हैड द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। आइए अब कुछ बारीकियां समझें। ये सब आपको जहां तक हो सके याद रखना है। इन केस यू आर अपीयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, व्हिच मोस्ट ऑफ यू आर। बांग्लादेश एंड इंडिया शेयर अ 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज द 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। बस इतना याद रखिएगा। बहुत सारे स्टेट्स इसमें आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड ऑफ कोर्स बंगाल, जहां से ये सारे मुद्दे हमेशा से उपजते रहे हैं। द बांग्लादेशी डिविजन्स आर, वहां के कौन कौन से डिविजन हैं उनके नाम आपको दिए हुए हैं। एंड द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट टू सिंप्लीफाई द बॉर्डर वाज रेटिफाइड बाय बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 7th of May 2015।
एनक्लेव्स का जो सबसे कठिन मुद्दा था, बहुत सालों के प्रयास के बाद 2015 में उसे सुलझा लिया गया था। Enclaves refer to the area surrounded by the other country's land, thereby creating absolutely citizens with no citizenship. यह है बांग्लादेश का पूरा नक्शा और चारों तरफ जिस प्रकार से भारत के स्टेट्स हैं। विशेष तौर पर सिक्किम पर ध्यान दीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सिक्किम्स पोजिशन हियर बिकॉज Teesta flows from there and Teesta is a contentious issue. So this is also called the chicken's neck area, मुर्गी की गर्दन वाला एरिया, क्योंकि वैसी ही दिखती है। ऊपर सिक्किम कलगी बन के बैठा हुआ है। So I hope you know कि विश्व का सबसे बड़ा जोग्राफिकल फॉर्मेशन पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल के आसपास कुछ बनता है। क्या हमें बता सकते हैं हमारा किस तरफ है? Anyway, now let us focus on this specific region. Indian Prime Minister Indira Gandhi and Bangladesh's founding leader Sheikh Mujibur Rahman, ये नाम याद रखिएगा, signed the very wide-ranging Indo-Bangladeshi Treaty of Friendship, Cooperation and Peace in 1972. 1972 में भारत और बांग्लादेश की मित्रता, सहयोग और शांति का अनुबंध इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान साहब के द्वारा साइन किया गया और इसी से स्थापित हुआ दे एस्टैब्लिश्ड अ जॉइंट रिवर कमीशन। देखिए, बहुत सारी नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं, साझा करते हैं। बता सकते हैं कितनी नदियां? 2, 3, 10, 17, 27, 35 या उससे भी ज्यादा। This joint river commission was to work for the common interest and sharing of resources, irrigation, floods and cyclone control. समझ गए? So this is the region we are focusing on. And remember, we are now going to focus deeply on the river water sharing issue. उससे पहले एक बहुत ही contentious issue जो लैंड बाउंड्री का था, ये इस तरह से एन्क्लेव का जो था, उसे थोड़ा सा देख लें। ये आपको परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। LBA. In 2015, India and Bangladesh swapped land along their borders. Swapping यानी आपस में भूमियों का आदान प्रदान करके एक बहुत पुराने लटकते हुए मुद्दे को समाप्त करना. Ending a long dispute that had left more than 50,000 people virtually stateless, citizenship-less. Due to a quirk in the shared history, small pockets of land belonging to each had been surrounded completely by the territory of the others. ऐसे ही क्षेत्रों को एन्क्लेव्स कहा जाता था। ये देखिए, जो ग्रीन में है प्राइमरीली वो बांग्लादेश है, जो ऑरेंजिश है वो इंडिया है। तो यदि आप बांग्लादेश देखेंगे तो उसके अंदर 102 एन्क्लेव इंडिया के फंसे हुए थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 69.5 वर्ग किलोमीटर था। फिर उनके भीतर 21 काउंटर एन्क्लेव्स ऑफ बांग्लादेश फंसे हुए थे, जिनके भीतर एक काउंटर एन्क्लेव भारत का फंसा था। इफ यू लुक एट इंडिया, भारतीय भूभाग में 71 एन्क्लेव्स बांग्लादेश के फंसे हुए थे और उन 71 के भीतर 7 काउंटर एन्क्लेव। तो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर भारत बांग्लादेश हुआ करती थी, जिसे अब लगभग सुलझा लिया गया है। इस डायग्राम से पूरी कहानी समझ में आती है। वापस इस पर आते हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट एन्क्लेव थिंग। ये वाटर शेयरिंग से संबंधित नहीं है, बट दिस इज द अदर इशू विच इज इंपॉर्टेंट, हेंस वी हैव कवर्ड इट। समझ में आ गया आपको? द कॉन्स्टिट्यूशनल 119th अमेंडमेंट बिल 2013, ये वो अमेंडमेंट बिल था। नंबर ऑफ अमेंडमेंट तो 100 से कम रहा, लेकिन नंबर ऑफ द अमेंडमेंट बिल 119वां था। 2013 में जो आया था इस बहुत ही जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए। राज्यसभा अप्रूव्ड इट ऑन 6th of May 2015 and the very next day 7th of May it was approved by the Lok Sabha also. Then the president gave his assent on 28th of May and on 6th of June 2015 Indian Prime Minister Modi ratified the agreement during his visit to Bangladesh capital Dhaka. तो इस प्रकार ये बरसों से, दशकों से अटका हुआ एन्क्लेव्स का मुद्दा सुलझा लिया गया और फिर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स हुआ। वहां के सिटीजन्स को ये आज़ादी दी गई थी, आप जिस देश में चाहें जा सकते हैं। उन्होंने अपनी जगह रुकना प्रेफर किया, क्योंकि उनके दादा परदादा भी बरसों से वहीं रहते थे, इस वजह से। सो दिस इज द होल सिचुएशन ऑफ लैंड एन्क्लेव, ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इशू। ये है पूरा नदियों का संजाल। यहां आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दे देना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताएं कि बहुत अच्छे रिसोर्सेस आपका इंतजार कहां कर रहे हैं। दिस इज द बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल, www.bodhibooster.com। ध्यान रखिएगा, बोधी रिसोर्सेस की साइट जब आप खोलेंगे, resources.bodhisar.com, ऑन बोधी रिसोर्सेस पेज आपको बहुत अच्छे नीटली अरेंज डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। दीज आर ऑल फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो हमने आपके लिए यहाँ एक जगह कंपाइल किया। इसमें सबसे ऊपर रिवर और वाटर डिस्प्यूट जो आपको दिख रहा है, ये टैब जब आप ओपन करेंगे, देयर इज अ फैंटास्टिक रिसोर्स, मास्टर रिसोर्स, रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप में से जो भी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक रीजन, लेकिन जो गहराई से इस संसाधन को पढ़ना चाहे, भारत और विश्व की नदियां,
तो ये पेज आपके लिए है। समझ गए? तो ये हमने बोधी रिसोर्सेज पे यहाँ लिंक कर रखा है, अपने हिसाब से आप इसे यूज अवश्य कीजिएगा। तो ये रहा नदियों का संजाल। आप देख ही रहे हैं भारत की संस्कृति की द्योतक गंगा माता यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या आपको फरक का दिख रहा है? ध्यान से देख लीजिएगा। फरक का बराज यानी एक छोटा सा बांध जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस रीजन। जूम इन कर लें, ये रहा वो रीजन। गंगा, पद्मा, मेघना, ब्रह्मपुत्र जो जब चली वहां से तो सांगपो के नाम से तिब्बत से चली थी, ऊपर से नीचे आती चली गई। दी सिंटैक्टिकल कोएक्सियल बेंड वहां पे बहुत जबरदस्त आया। और तीस्ता आपको दिख रहा है ना, ऊपर सिक्किम से शुरू हुआ है। ओके, अब तीस्ता पे फोकस करें। तो तीस्ता रिवर इज द 309 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फ्लोइंग थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, इट बिगिंस एज छोम्बू छू एट कांगचुंग छो, अ ग्लेशियर लेक सिचुएटेड एट द टिप ऑफ तीस्ता खांगसे ग्लेशियर। तो ये जो हिमनद है वहां से इसकी शुरुआत होती है। नदियों की शुरुआत भी बड़ा मजेदार है। बिल्कुल छोटी सी जगह से वो शुरू होती हैं और भीम काय रूप ले लेती हैं। इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इट ऑल्सो फ्लोज टू द सिटीज ऑफ रंगपो, जलपाईगुड़ी एंड कलिम्पोंग एंड जॉइन द जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर जाके जमुना हो जाता है। आप मैप में देख सकते हैं अच्छे से, आपको ब्रह्मपुत्र बदलकर जमुना बनती दिखेगी। और ये सब माउथ ऑफ द गेंजेस में चली जाती हैं, नदी जल मुख में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनता है भैया, बताइएगा। और यहाँ कौन से वन हैं और कौन सा बेहद खूबसूरत जीव है जो भारत के एक प्रमुख देवी का वाहन भी है, बताइएगा। नाम हमें इंतजार रहेगा। इंडिया एंड बांग्लादेश वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्लैश पॉइंट्स। तो हमने शुरुआत में एक सवाल आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी रिवर्स आर शेयर्ड बिटवीन दीज टू नेशंस? 54। 54 नदियां साझा करते हैं ये दो देश दक्षिण एशिया के। ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 54 रिवर्स बिटवीन देम। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए हमने ये डेटा यहां रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। We now move on to the present date and time. Sheikh Hasina's 2017 visit to India. Prime Minister Sheikh Hasina of the Awami League visited India from 7 to 10th April. A total of 22 agreements were made on a wide range of issues. Defense, nuclear energy, cyber security, media, outer space, passenger, cruise services and judicial sector. आप देख रहे हैं कितना वास्ट स्पैन है एग्रीमेंट्स का। इंडिया हैज ऑल्सो ऑफर्ड अ $4.5 बिलियन डेवलपमेंटल असिस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। आप समझ रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना under the aggressive leadership of Xi Jinping is trying to co-opt all the South Asian neighbors of India. भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इन देशों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध लगातार बनाए रखे जाएं, अदरवाइज लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। That to some extent explains this huge line of credit of $4.5 billion development assistance. समझ में आ गया आपको? बांग्लादेश वर्तमान सरकार पूरी तरह से आतंकवाद विरोधी सरकार है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तीस्ता वाटर इशू, द तीस्ता वाटर इशू इज हॉट अगेन। प्राइम मिनिस्टर हैज अश्योर्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग अनरिजॉल्व्ड इशू। दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, जैसा हमने अभी देखा था। इट्स फ्लो इज क्रूशियल फॉर बांग्लादेश फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। दिसंबर से मार्च महीने में तीस्ता नदी का प्रवाह बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। व्हेन द वाटर फ्लो ऑफन टेम्पररीली कम्स डाउन टू लेस देन 1000 क्यूसेक्स फ्रॉम द नॉर्मल 5000 क्यूसेक्स। तो ये क्यूसेक्स क्या होता है? डू टेल अस इन द कमेंट थ्रेड। इंडिया क्लेम्स अ शेयर ऑफ 55% ऑफ द रिवर्स वाटर। इसमें क्योंकि 83% ऑफ रिवर्स कैचमेंट एरिया लाइज इन इंडिया, तो इंडिया नेचुरली वांट्स अ 55% और इनफैक्ट मोर। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के किसानों और मछुआरों की आजीविका भी बहुत हद तक तीस्ता पर निर्भर है, इसलिए इस चीज को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। ये दिल मांगे मोर, बांग्लादेश वांट्स अ हायर शेयर। आज जितना उन्हें मिल रहा है वो तीस्ता का उससे ज्यादा बड़ा हिस्सा चाहते हैं। करंटली इट्स शेयर इज फार लोअर। अभी आगे आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। बांग्लादेश वांट्स 50% ऑफ तीस्ता's वाटर बिटवीन दिसंबर एंड मे बिकॉज द वाटर फ्लो ड्यूरिंग दैट टाइम ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। और इसी के बीच फिर वो फरक का बराज का भी इशू बार बार उठा देता है। The historical flow of the river at Rangpur is 5000, but Bangladesh is getting only 5000 cusecs as of now. इसी वजह से फार्मर्स और फिशरमैन पर असर पड़ता है। तीस्ता पर 3 दशक हो गए बातचीत और नेगोशिएशंस होते होते। आइए देखते हैं। Negotiations on how to share the waters of Teesta have been going on since 1983. First, in 1983, India Bangladesh concluded an ad hoc agreement. Ad hoc का क्या मतलब होता है? तथर्थ समझौता। तथर्थ का अर्थ होता है for that specific purpose.
तब भारत को मिला 39%, बांग्लादेश को मिला 36%. देन इन 1984 जॉइंट रिवर कमीशन रिकमेंडेड इंडिया 42.5%, बांग्लादेश 37.5%. तो ये बचा हुआ पानी कौन, चाइना लेके जा रहा है क्या? नहीं, दैट इज अनअकाउंटेड फॉर, जिसमें से बहुत कुछ जमीन के नीचे चला जाएगा, दोनों देशों का भला होगा. थर्ड, इन 1998 बांग्लादेश स्टार्टेड तीस्ता बराज इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिससे 3 क्रॉपिंग सीजन्स वहां आए और फार्मर्स का बहुत फायदा हुआ. In 2000 an interim deal, एक अंतरिम समझौता या सौदा हुआ that was supposed to last 15 years. It gave India 42.5% and Bangladesh 37.5%. लेकिन ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम ने इस डील को अपोज किया, 2011 इंटरिम डील को, एंड सो दैट डील वाज आल्सो शेल्फ. शेल का मतलब है कैंसल. हाइड्रो पावर कन्फ्लिक्ट, पन बिजली से उत्पन्न झगड़े. हाइड्रो पावर ऑन द तीस्ता इज अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देयर आर एटलीस्ट 26 प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर, मोस्टली इन सिक्किम, एमिंग एट प्रोड्यूसिंग 50,000 मेगावाट. दैट्स ह्यूज. कितने गीगावाट होगा बताइएगा हमें? 1 gigawatt is equal to how many megawatts? West Bengal's contention and argument is that when it needs a certain quantity of water to maintain the Kolkata port and for farmers, water is released from Teesta and Farakka barrages to Bangladesh, sacrificing West Bengal's interest. तो वेस्ट बंगाल के तर्कों में भी दम है, बांग्लादेश के तर्कों में भी दम है. दिस इज व्हाट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सीक्स टू रिजॉल्व. फरक्का बराज ऑन भागीरथी रिवर. बराज यानी वो छोटा सा बांध जिससे आप नदी का फ्लो, पानी का क्वांटम तय करने की कोशिश करते हैं, खोलने से और बंद करने से. फरक्का बराज परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण विषय है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर, हमने आपके लिए ये पूरा डेटा यहाँ रख दिया है. आराम से बाद में इसको डिटेल में पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिएगा. दिस विल रियली हेल्प यू. तो बेसिक आइडिया इज दैट फरक्का बराज इज अ डैम ऑन द भगीरथी रिवर. भगीरथी प्रयास, ये शब्द हिंदू धर्म में कहां से आया जरूर बताइएगा. लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 10 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर विद बांग्लादेश. इंडिया यूजेस इट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द गंगा रिवर. बाकी आप पढ़ लीजिएगा और इससे क्या क्या झगड़े उत्पन्न होते रहे. वेस्ट बंगाल सजेशन. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैज प्रपोज शेयरिंग द वाटर्स ऑफ अदर रिवर लाइक द तोरसा रिवर. यह है बड़ा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन. एज नॉर्थ बंगाल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन तीस्ता. एक बार फिर से देखेंगे तीस्ता की स्थिति, तो इस तरह आप समझ रहे हैं कि उत्तरी पश्चिम बंगाल में तीस्ता का बड़ा महत्व है. तो क्या फिर से एक बार मैप देखना चाहेंगे टू रिफ्रेश योर मेमोरी? ओके, वी विल डू दैट राइट नाउ. तो यहां पे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, चिकन स्नेक बताया था हमने. तो ऊपर वो है नॉर्थ वेस्ट बंगाल, जिसके ऊपर सिक्किम बैठा हुआ है. तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, नदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल पूरी तरह से तीस्ता पर निर्भर हैं. ये समझ में आ गया ना पॉइंट आपको? ग्रेट. चलिए वी गेट बैक टू वेयर वी वर. As North Bengal is completely dependent on the Teesta, rivers like the Torsha, which are closer to the border of India and Bangladesh, are good options. Torsha river also has connectivity with Bangladesh's Padma. तो पद्मा का ओरिजिनल नदी क्या थी बताइए? West Bengal CM promotes that the two countries set up a commission to ascertain the level of water flowing through the Torsha and the quantum of water that can be shared. लेकिन बांग्लादेश ने इस पे बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है. और गहराई से जिसको जाना है आप देखें कितनी तरीकों से प्रयास किए गए हैं कि फाइनली द इशू शुड बी कंक्लूडेड. लेकिन 2017 तक भी दिस इशू could not be concluded. इंडिया बांग्लादेश जॉइंट स्टेटमेंट में लगातार ये आता रहा है. क्विज टाइम. उम्मीद करते हैं आपको तीस्ता का मूल मुद्दा अच्छे से समझाने में हम सफल रहे. पहला सवाल पढ़िए और बताइए क्या उत्तर है इसका. व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? 1 2 3 4 5. The correct answer is Bangladesh. Question number 2. In which year was the ad hoc water sharing agreement signed between India and Bangladesh for sharing Teesta River? आज पढ़ाया था आपको हमने. How much share was allotted to India and Bangladesh respectively? तो ये बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन है और आपको प्रिसाइसली याद रखना पड़ेगा that the answer to this is second. 39 and 36 और 1983 में ये ad hoc यानी तटस्थ समझौता हुआ था. Third, which river water sharing has been suggested by the West Bengal Chief Minister as an alternative to the disputed Teesta River sharing? तो ये आप जरूर याद रखिएगा. The correct answer is Torsha. I hope this topic now becomes much clearer to you. डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी हंटिंग, विमुद्रीकरण और काले धन की खोज, इंडियन पॉलिटिक्स एंड डीमोनेटाइजेशन. बिकॉज दिस हैज बीन द बिगेस्ट शॉक टू द इंडियन इकोनॉमी एंड द ब्लैक मनी होल्डर्स, इसलिए यह विषय बार बार आएगा. अ सडन मूव. आइए पहले रिवाइज करें.
As the government on 8th of November 2016 dramatically started the crackdown on unaccounted for and counterfeit cash, the rupees 1,000 and 500 denomination notes were rendered useless. The GOI and the RBI planned it in a manner to ensure that those with stashes of old notes were caught off guard. Once you deposited the cash, you were on the radar. तो सभी को पता है कि ये लाने के पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा जो ऑफिशियली बताया गया था वो था काले धन को संग्रह करके रखने वालों को अचानक से चोट देना, जिसमें सरकार का दावा है कि वो बहुत हद तक सफल हुई। इन द मंथ ऑफ मार्च आरबीआई केम आउट विद अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इस तरह के एक पेपर में आरबीआई ने अपना असेसमेंट दिया। उसमें से हम ये इमेज आपके लिए लाए हैं। सेक्टोरल इंडिकेटर्स ऑफ लाइकली कैश इंटेंसिटी, अर्थात किस क्षेत्र में कितनी नकदी सघनता है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ओवरऑल। तो इसमें आप अगर ये देखेंगे unorganized sector share in GVA for agriculture 94.7, sectoral share in employment 45.8, for industry 15 and 13.7, for services 42.4 and 40.5 and overall 44.9 and 100। तो unorganized का टोटल भारत के GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में 44.9% का शेयर और उसका एम्प्लॉयमेंट में अनऑर्गेनाइज्ड में नेचुरली 100 रहेगा और टोटल में 82.4, यानी भारत के कुल 100% एम्प्लॉयमेंट में 82% असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी है एम्प्लॉयमेंट में। इसमें से बहुत सारा पूरी तरह से कैश डिपेंडेंट होने वाला है। तो भारत फंडामेंटली एक कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हेंस द एंटायर डीमोनेटाइजेशन मूव वाज सो सिग्निफिकेंट। आरबीआई हैज आल्सो इशूड the complete perspective regarding notes in circulation, but surprisingly till the time we have prepared this session the exact final figures have not been released by the RBI. Everybody is demanding. लिक्विडिटी मैनेजमेंट से संबंधित जिन्हें और डिटेल में पढ़ना है उनके लिए बहुत अच्छा है किस प्रकार आरबीआई ने पूरी तरलता का प्रबंधन किया। लिक्विडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ कैश इन द सिस्टम, वो इस ग्राफ से दिखता है। योर प्रोफाइल इज अ मिसमैच। तो अब ब्लैक मनी होल्डर्स पर सरकार ने कैसा हमला किया। ऑनलाइन रिस्पॉन्सेस वर सॉट फ्रॉम 17,92,000 पीपल। ये वो लोग थे जिन्होंने कैश जमा करवाया था डीमो के बाद। इन सिलेक्ट केसेस टैक्स प्रोफाइल्स वर नॉट अलाइन विद द डिपॉजिट ऑफ स्क्रैप नोट्स आफ्टर डीमो। तो हुआ ये कि 8 नवंबर 30 दिसंबर की इस सीमा में जिस प्रकार से लोगों ने 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराए वो उनकी आयकर की प्रोफाइल से मैच नहीं करता था। तो इन सबको नोटिस गए या इंफॉर्मेशन गई कि आप बताइए और ये फॉर्म भर के बताइए। डिपॉजिटर्स ऑफ 5 लाख एंड बिलो वर नॉट क्वेश्चनड एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस। पीएम गरीब कल्याण योजना, उसके बाद भारत सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो बेसिकली आईडीएस है। आईडीएस क्या होता है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। तो आप अपनी आय की घोषणा स्वेच्छा से कर दें जो आप छुपा कर आए हैं अभी तक, और वो सारा पैसा टैक्स होकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगा और आपको क्लीन चिट मिलेगी। कुछ पैसा लेकर आप बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज फिर पेनल्टी और दंड सभी लगेगा। द फील्ड ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्टेड परसुइंग 3.78 लाख केसेस। टोटल केस कितने थे? शुरुआत में देखा था 17.92 लाख। These included cases where online inquiry was ignored। अब लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे, बताया नहीं, क्योंकि कैसे बताते, और responses were not satisfactory। Searches were conducted, surveys were done and open inquiries were also conducted। They are the people who refused to avail the black money disclosure window। Verification was closed if cash deposits were declared under PMGKY जो 31 मार्च तक ओपन रखा गया था। उसके बाद ये भी बंद हो गया। डेटा एनालिटिक्स इज अ गुड करियर। अब ये बिल्कुल साफ है कि भारत में भी डेटा एनालिटिक्स बड़ा अच्छा करियर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज एंगेज्ड 2 प्राइवेट डेटा एनालिटिक्स फर्म टू एनालाइज डेटा आफ्टर डीमो। दीज फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट न्यू केसेस ऑन अ रनिंग बेसिस। सेपरेट प्रोब इज ऑन इन अबाउट 600 more cases। Some of these are being shared with other agencies like CBI and ED, Enforcement Directorate, Pravartan Nideshalay। This marks the start of actual use of data analytics in Indian government activities। तो ध्यान रखिएगा, जब तक भारत सरकार इस तरह के साइंटिफिक मेथड्स यूज नहीं करेगी तो द लार्जर पैटर्न्स विल रिमेन अनडिस्क्लोज। हालांकि क्योंकि अब आधार प्रैक्टिकली 100% मैंडेटरी हो चुका है, जबकि PIL सारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, इसलिए a lot of questions are being raised on the intention of the government in destroying the whole concept of privacy of citizens। वो अपने आप में एक अलग इश्यू है जिसपे हम समय समय पर बात कर रहे हैं।
और एनालिटिक्स के बाद तो सरकार को प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि आपने कौन सा कदम कहां रखा. Black money holders get a seizure. The effect of demo has been that searches and seizures doubled in 2016-17 compared to the previous year. पहले 445 थे, 1037. लेकिन अभी भी हम देख ही रहे हैं तमिलनाडु में जिस प्रकार 90 करोड़ का कैश वितरित हुआ, तो राजनीति में भयानक भ्रष्टाचार एक एक पोर में घुसा हुआ है, ये तो बात जग जाहिर है. And assessed seeds also increased, undisclosed income admitted also increased. Cash was king. नकदी ही पहले किंग हुआ करता था. Broad patterns of cash deposits after demo has been most high value depositors claimed cash to be sales receipts. जितने भी लोगों ने बहुत सारा कैश जमा किया उन्होंने यही कहा कि ये हमें धंधे में बिक्री से प्राप्त रसीदें हैं या आय है. These included jewelers, जितने भी सुनार हैं, and sellers of luxury or expensive gadgets, laptops, high-end mobiles, etc. When confronted by Income Tax Department, many high-value depositors claimed that the cash is the money accumulated over the years. और इसमें से कई लोगों ने सच भी बोला होगा कि बरसों में जो कैश इकट्ठा होता चला गया उसे वो जला तो नहीं सकते थे, कई लोगों ने उसे जलाया भी, और इसलिए उन्होंने उसे जमा किया. एक बात हम सबको समझनी होगी, कैश बाय डेफिनेशन इज नॉट इलीगल. यदि किसी के पास बहुत सारा कैश है तो वो बिल्कुल संभव है कि वो बैंकों पे भरोसा ही नहीं करता, या उसके यहाँ कुछ ऐसी हेल्थ इमरजेंसी है कि वो हमेशा घर में 8-10 लाख रुपए रखना जरूरी समझता है. ये सवाल तो भारत सरकार को समझना चाहिए. इफ अ पर्सन फॉल्स इल एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड, तो वो अपने अनुभव से समझेगा कि कुछ लाख रुपए तो घर में रखनी है. इफ यू गो टू अ वेरी गुड हॉस्पिटल ऑफ द सिटी, क्या आपको 2-3-4 लाख रुपए से कम में कुछ भी इलाज मिलेगा? या तो भारत सरकार सरकारी अस्पताल इतने अच्छे कर दे कि सब फ्री हो जाए तो लोगों को कैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी नहीं है कैश होर्डिंग में. हाँ, जो ब्लैक मनी का ही धंधा करते थे उनकी बात छोड़ दीजिए. शेल कंपनीज यूज एक्सटेंसिवली. भारत में काले धन का पूरा व्यापार चलाने में डिब्बा या खोखा कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा है. शेल कंपनीज का एजेंसीज, इसमें ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आईटीबी हो गया, दे नोटिस दैट कैश डिपॉजिट्स वर डन इन अ लार्ज क्वांटिटी इन शेल कंपनीज. मनी मूव थ्रू लेयर्स, कई सतहों में या परतों में नकदी को घुमाया जाता था थ्रू बैंकिंग चैनल्स बिफोर इट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, ताकि इतना कंफ्यूज हो जाए इनकम टैक्स वाला कि वो उसको ट्रेस ही नहीं कर पाए. ये बिल्कुल पनामा पेपर जैसा खेल चल रहा है. It is believed that the operators laundered money for politicians and bureaucrats. Again, as a citizen of India, you and me should have no doubt about it. The biggest black money generators of India, without a shade of doubt, have been some of our bureaucrats, IAS and IPS and IRS officers, and a very large percentage of our politicians. आप और हम क्या कमाई करते हैं? जो politicians और भारत के नौकरशाह कमाते हैं, हम तो उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है. ये बात तो 70 सालों में बार बार इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, शाह कमेटी ने, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे बनी कमेटी ने कितनी रिपोर्टों में कहा है. तो पूरी तरह से उस आम नागरिक पे दोष देना मेरे ख्याल से अनजस्टिफाइड होगा. इलेक्शन विक्ट्रीज हैव पुट पेड टू ऑल क्रिटिसिज्म. अब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जो वृहद स्तर पर विजय प्राप्त हुई, उससे सारे आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया. द प्रेजेंट गवर्नमेंट showed the resolve to take bold steps to crack down on this menace. The thumping victory in the assembly election strengthened the resolve. Further, the government may unleash more surprises. This time, the government would try and choke the generation of black money. A lot of experts have repeatedly said कि जब तक आप काले धन के स्रोत को समाप्त नहीं करेंगे, कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है. इसके लिए टेक्निकल शब्द क्या यूज होता है? You will otherwise end up only tackling the stock and not the flow. यानी जो स्टॉक बना हुआ है आप केवल उसी से निपट रहे हो, लेकिन जो फ्लो यानी फ्रेश प्रवाह बनता जा रहा है उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं. अतः इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार को ब्लैक मनी फ्लो को रोकने की कोशिश करनी होगी. स्टॉक से तो आप निपटते रहोगे. तो ये एक टेक्निकल बिंदु था, याद रखिएगा. क्विज टाइम. What percentage of rupees 500 and 1000 denomination notes were in circulation in the market when demonetization was announced? Or what was the total percentage of the high value notes? तो भारत में जो कुल मुद्रा प्रचलन में थी उसमें 500,000 रुपए कितने परसेंट थे? 91 थे ना? क्या लगता है आपको कितना प्रतिशत था तब ये 8 नवंबर को? द करेक्ट आंसर इज 86%. मेक श्योर आप ये याद रखें, ये परीक्षाओं में निश्चित आएगा, आ चुका भी है.
From how many people were online responses sought by income tax department regarding the transactions done during this, यानी वो कैश डिपॉजिट. ये नंबर हमने आज ही आपको बता दिया, 17,92,000. कृपया याद रखिएगा. थर्ड, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ असेट सी. ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बट इन केस यू कैन रिमेंबर इट विल डू यू गुड. उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आई. आरबीआई रिव्यूज इट मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की एज पर दी एमपीसी मैंडेट, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज से. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इशू इन वेरियस पॉइंट्स, इन हाइलाइट्स, इन कॉन्फिडेंस बूस्टर्स बाय पीटी, इन बोधी सार्स, बट नाउ वी विल गिव इट अ थरो ट्रीटमेंट. तो आप इसको गहराई से समझ लें. रेपो और रिवर्स रेपो एक बार समझा भी देंगे ताकि कई लोग जिनके लिए नया है उन्हें समझ में आ जाए. तो बहुत बढ़िया, ये सिंपल सा डायग्राम आपके लिए हम बना के लाए हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. आरबीआई एमपीसी मीट अप्रैल 2017. आपको पता ही है मिनिमम साल में 4 होना कंपलसरी है और 6 सदस्यीय है, जिसमें से 3 को भारत सरकार नियुक्त करती है. पहले सिर्फ आरबीआई करता था. दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस. The RBI held its bi-monthly monetary policy committee meeting on 6th of April. The key lending rate, repo rate. Repo कहाँ से आया? रीपर्चेज. रीपर्चेज यानी पुनर्खरीदी. पुनर्खरीदी किस चीज की अभी देखेंगे. वॉज केप्ट एट 6.25%, यानी रेपो दर को 6.25% ही बना के रखा गया. बट द रिवर्स रेपो रेट वॉज इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6.0%, यानी पहले ये कितनी रही होगी? 5.75%. रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, whereas the reverse repo rate is the rate at which central bank purchases securities from commercial bank. तो ये बेसिक पॉइंट क्लियर है. चलिए ये डायग्राम आप बना लीजिए बढ़िया. रेपो रिवर्स रेपो को एक सिंगल चित्र में आपको समझा देते हैं. रेपो, लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम, यानी मौद्रिक तरलता बैंकिंग व्यवस्था में डाली जाती है. किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा. रिवर्स रेपो यानी उल्टी प्रोसेस है रीपर्चेस की. लिक्विडिटी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टम, मौद्रिक तरलता को व्यवस्था से सोख लिया जाता है. अब ये प्रोसेस कैसे होगा? आरबीआई विल मूव लिक्विडिटी टू द बैंक्स एंड इन रिटर्न द बैंक्स आर गोइंग टू गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच दे आर होल्डिंग एनीवे टू द आरबीआई. ये आदान प्रदान होता है और इस प्रकार से लिक्विडिटी सिस्टम में जाती है. रीपर्चेज क्यों कहते हैं? बिकॉज द एग्रीमेंट इज दैट द बैंक्स विल एट अ फ्यूचर डेट रीपर्चेज दीज सिक्योरिटीज फ्रॉम द आरबीआई. रिवर्स रेपो इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस. इस प्रक्रिया का ठीक उल्टा होगा रिवर्स रेपो. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल मूव टू द बैंक्स एंड लिक्विडिटी विल मूव फ्रॉम द बैंक्स टू द आरबीआई, देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द सिस्टम विथ इन्फ्लेशन एज अ टारगेट. तो मुद्रास्फीति प्रबंधन का जब लक्ष्य होगा तो लिक्विडिटी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने का प्रयास आरबीआई कर सकता है. डीमोनेटाइजेशन आने के बाद डायनामिक्स बहुत ही तेजी से बदल गए थे. ये डायग्राम आप अच्छे से बना लीजिएगा और इसे बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बना के फिट कर लीजिए. एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का बहुत ही सरल चित्र हमने आपको दे दिया है. आरबीआई रेपो रेट हिस्ट्री इन इंडिया. अब अगर आप पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो आरबीआई का रेपो रेट हिस्ट्री ऐसे चली है. तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट डिपेंडिंग ऑन द रियल इकोनॉमी एंड द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, आरबीआई या तो अपनी दर को बढ़ाता चला जाएगा या घटाता चला जाएगा. तो 2009 में आप देख रहे हैं क्या स्थिति हुई है. तो यहां एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई थी ताकि अर्थव्यवस्था को झटका ना लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आज की तारीख में कितनी है रेपो दर? क्या बताया था? 6.25%. समझ में आ गया? ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना लिया आपने. एक्सेलेंट. मैनेजमेंट ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं फॉर दोज हु वांट टू डाइव डीप. दिस इज फॉर यू. आराम से पढ़ लीजिएगा. थर्ड, सम रियल हार्ड वर्क नाउ. In view of the non-performing assets ghost, the RBI has proposed a mechanism to resolve the weakest bank balance sheets under the revised Prompt Corrective Action Framework. RBI has also allowed banks to invest in REITs and InvITs in a bid to spur investments in core infra sectors. आपको पता ही है भारत में सबसे बड़ी समस्या आज है इन्वेस्टमेंट साइकिल का ठप्प पड़ जाना, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट समस्या चल रही है. 2 साल से इकोनॉमिक सर्वे इस पे बात कर रहा है. हमारे इकोनॉमिक सर्वे के कोर्स में हमने बहुत डिटेल में बात की है. आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल है.
इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ इंडिया। आप gurukul.pteducation.com पे जाके गुरुकुल के लिंक आपको ये यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे की लिंक मिल जाएगी, इसको आप ओपन कर लेंगे। ये कोर्स आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। जिस किसी को भी आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट 2017 गहराई से तकनीकी रूप से समझना, ये ऑनलाइन कोर्स है। आप जैसे ही एनरोल करेंगे 1 मिनट में यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, पढ़ाई शुरू। सम रियल हार्डवर्क नाउ से यहां अर्थ है कि अब भारत सरकार को और आरबीआई को मिलकर ठप पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट साइकिल यानी निवेश चक्र को पुनः जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिलहाल एनपीए रेजोल्यूशन अभी तक तो होता दिख नहीं रहा। और ध्यान रखें, आज भारत सरकार सबसे मजबूत स्थिति में है, द प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। इफ दे कैन नॉट डू इट नाउ देन नोबडी कैन डू इट एवर। दैट्स द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। Policy rates in turbulent times. The 6-member MPC showed caution in keeping the policy rates on hold. The MPC said it is dedicated to achieving the target of 4% CPI headline inflation while keeping in mind growth objectives. The MPC decided to shift stance of monetary policy from accommodative to neutral. Accommodative का मतलब ये है where the central bank tries to help growth proactively, whereas neutral means they are happy about the general stability of the economy and they wouldn't want to interfere too much. Fifth, top points in the agenda. The Monetary Policy Committee has set out 3 guideposts. Transmission efficacy का मतलब यह है कि जो भी पॉलिसी ये लोग बना रहे हैं वो नीचे तक सही ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं। फर्स्ट, क्विक एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ एनपीएस। अनर्जक परिसंपत्तियां बैंक की, इसको रिजॉल्व करना भारत के लिए अभी नंबर 1 प्रायोरिटी है। सेकेंड, स्पीडी रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये भारत सरकार को लेना है। हमें बताइएगा यूनियन बजट 2017 में कितना पैसा रखा गया था इसके लिए। थर्ड, फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग। ये एक और पेंडिंग इशू है। Inflation can exceed expectations. RBI said that there are upside risks to the baseline projection. RBI ने ये कहा है कि जो वो मुद्रास्फीति का एक प्रोजेक्शन लेके चल रहा है उसमें अपसाइड रिस्क है। अपसाइड रिस्क यानी ये उसको तोड़ के आगे निकल सकता है इन्फ्लेशन। क्या क्या रिस्क हैं? ए, मॉनसून्स इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन इन द कमिंग ईयर। एल नीनो का प्रभाव इस साल हो सकता है। यदि मॉनसून हमारा इस साल टूटा तो उसका बहुत घातक प्रभाव हर साल होता है जब जब वो टूटता है। देखने लायक बात है क्या होगा। एल नीनो, ला नीना, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अलाउंसेस रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन। एंड सी, वन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक झटका अभी बहुत बड़ा भारत को लगना बाकी है। ऑलरेडी बहुत सारी मांग है कि जुलाई से नहीं, अक्टूबर से या जनवरी से लाया जाए, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की कंपनियां किसी भी स्थिति में नहीं है इसको लागू करने की। 7, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट। Softening of interest rate would depend on how soon the problems of NPAs, recapitalization of the banks, and recalibrating of the small savings are resolved. Because these are deep political issues, it's for the government now to address them. The union budget only had a meager rupees 10,000 crore. अभी हमने आपसे सवाल पूछा भी था, केंद्रीय बजट में कितना पैसा भारत सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिया था। तो बड़े दुख की बात यह रही कि केवल 10,000 करोड़ रुपए ही भारत सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिए थे of the PSBs. On stressed assets, the RBI feels stressed asset and NPAs. RBI feel that after completing the asset quality review and with several other critical ingredients such as the insolvency and bankruptcy code and the oversight committee, the RBI has been preparing actively. लेकिन अब big bang action का इंतजार पूरे भारत को है. Growth isn't great really. While inflation targeting is a core mandate of RBI's MPC, subdued growth should also weigh in on the policy maker. भारत के जितने भी ये नीति निर्माता हैं आरबीआई और एमपीसी, इन्हें समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट साइकिल किक स्टार्ट नहीं होगी तो आने वाले क्वार्टर्स में हालत बहुत बिगड़ जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट द नेट रेट ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन हैज ड्रॉप टू नियर 0 इन द पास्ट 2 years, जिसके लिए दुनिया भर के 5 से अधिक वेरिएबल्स एक साथ जिम्मेदार हैं। The RBI said that there was a need for a consensus on the issue of farm loan waiver. बहुत इंटरेस्टिंग बात रही। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे ही किसान कर्ज या ऋण माफी दी, आरबीआई ने अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि देयर इज अ मोरल हैजार्ड। हमने इसे एक दूसरे बोधिसार में बहुत गहराई से कवर किया है, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्विज टाइम। व्हाट इज द पॉलिसी रेपो रेट एज पर द फर्स्ट एमपीसी रिव्यू मीटिंग 2017-18? ये तो बच्चे वाला सवाल है, सभी को पता है आंसर 5.5% है ना? क्या कर रहे हो यार? 6.25% अभी बताया था। बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वर रिवर्स रेपो रेट रेज्ड? पहले एक निश्चित गैप हुआ करता था, उस गैप को थोड़ा सा आरबीआई ने कम किया है 25 बेसिस पॉइंट से उसको बढ़ाकर। व्हाट इज द मेन मैंडेट ऑफ द एमपीसी? वेरी नाइस क्वेश्चन। मौद्रिक नीति निर्धारण समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है?
द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वी होप आपको आरबीआई की एमपीसी के बारे में बहुत अच्छी और काम की बातें पता चली। HRD Ministry of India gets into the high gear. First ever ranking of Indian universities, education and higher education के डोमेन से हम आपके लिए बोधी सार लाए हैं। A youth system, भारत की शिक्षा व्यवस्था। India's higher education system is the third largest in the world next to US and China. कितनी बड़ी बात है, अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था भारत की है। Accreditation for higher learning is overseen by 12 autonomous institutions established by UGC। इसीलिए तो इतना घालमेल होता रहता है, इसको रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है। As of 2016, India has 799 यूनिवर्सिटीज। इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय 44, स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय 540, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 122, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, निजी विश्वविद्यालय 90, and some other institutions, and of course 75 institutions of national importance, AIIMS, IITs, NITs amongst others. By the way, personally, I am not at all in the favor of dilution of IIT and IIM brand by opening more and more institutions. दुनिया में कहीं भी इस तरह से टॉप एलीट ब्रांड्स का डाइल्यूशन नहीं किया गया जैसा भारत में हुआ है। इसके बहुत घातक असर अगले 10 साल में दिखाई देंगे। अभी तो सब लोग खुश हैं, हर राज्य खुश होता है, मेरे यहाँ IIM आ गया, मेरे यहाँ IIM आ गया। फैकल्टी है नहीं, जगह है नहीं, लैब्स हैं नहीं आईआईटीज में, और सब खुश हो रहे हैं। इस तरह उच्च शिक्षा के साथ मुझे ऐसा लगता है ब्रांडिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट रियली वांटेड टू ओपन मोर IIM, दे कुड हैव इंट्रोड्यूस द मिडिल टियर, समथिंग लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट NIM, एंड देन डन इट। निर्मा वाले मुझसे नाराज मत होना भैया, माफ कर दो। सो द NIRF फ्रेमवर्क इज दिस। इन्हीं की वेबसाइट से हम ये चित्र आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे इसमें जो कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलेज के साथ मेरा विशेष लगाव है। जानते हैं क्यों? अरे भैया यहीं से पढ़ के निकले हैं हम, बहुत बरस हो गए। पैरामीटर्स फॉर नेशनल रैंकिंग प्रोसेस, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन। और इन पांचों पर बहुत गहराई से मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अलग अलग बारीक पैरामीटर्स दे रखे हैं। जो डिटेल में इन्हें पढ़ना चाहे, आपके लिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग NIRF रैंकिंग सिस्टम। The Human Resources Development Ministry released the NIRF framework ranking for the higher educational institutions on 3rd of April 2017. The Indian Institute of Science Bangalore bagged the first position. A US tradition। अभी आपको रैंकिंग दिखाएंगे, ये रही रैंकिंग्स, इस पे बस आ रहे हैं। ये एक अमेरिकी परंपरा है। क्या है भैया अमेरिकी परंपरा? हिस्टोरिकली यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज अ US इन्वेंशन एज द फर्स्ट सच अटेम्प्ट वाज अंडरटेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। वैसे आपको एक बात दिल से और कहना चाहेंगे, ये अमेरिका और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड ये तो 400 साल पहले आए। भारत 800 से 1000 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर चुका था, नालंदा और तक्षशिला। आज के हमारे भारतीयों को, मुझे, आपको ये पता ही नहीं है कि वहां मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ पढ़ाया जाता था। लोगों को इतनी गलतफहमी रहती है कि नालंदा और तक्षशिला में तो केवल धर्म और लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ाते थे। क्या आपको पता है कैलकुलस का इन्वेंशन भारत में हुआ? सुलभ सूत्र के बारे में सुना है आपने? जीरो का इन्वेंशन तो भारत में हुआ। क्या आपको पता है जीरो का इन्वेंशन भारत में हुआ, उसका असली अर्थ क्या है? ये सारी यूनिवर्सिटीज में दसों हजारों छात्र भारत के और दुनिया भर के आके पढ़ते थे। हमारे यहां आए आक्रांताओं ने इन्हें जला के राख कर दिया और 70 सालों में हमारी सरकारें इन्हें पुनर्जीवित नहीं कर पाई। तो दूसरों की बात तो छोड़ दें हम, बट इंडिया इज वन ऑफ दोज नेशंस, वेरी सैडली, जिसने अपनी ऐतिहासिक विरासत को जिंदा करने का जीरो प्रयास किया है। आज किसी भी यूथ से पूछिए, द वेस्ट इज द बेस्ट, पश्चिमी सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भारत क्या था। अरे आज से 5000 साल पहले 1000 शहरों की सभ्यता हमने बना ली थी, सिंधु घाटी सभ्यता। वो जो 4 पन्ने में चैप्टर निपटा दिया ना CBSE ने, उसी की बात कर रहा हूं। तो हमारे यहां के एजुकेशन बोर्ड्स आर द रियल कल्प्रिट्स हु हैव डिस्ट्रॉयड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ट्रू प्राइड ऑफ आवर हेरिटेज। बहुत ही दुखद स्थिति है।
तो US tradition, the reasoning for undertaking rankings in the present situation is vital and valid as things have rapidly changed. NBA's role under the NIRF ranking institutions are ranked by the National Bureau of Accreditation. Today's winners are, अब ये सारे विजेता हैं, these are the usual suspects, यही होते हैं. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली. ये भैया हमारा एल्मा मैटर है. एल्मा मैटर वर्ड का मतलब बताइए. JNU दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की एंड BHU की स्थापना किन्होंने की थी बताइएगा. और अगर टॉप 20 देखना है तो ये रहे टॉप 20. तो इस प्रकार ये एक बहुत अच्छी परिपाटी की शुरुआत मिनिस्ट्री ने की है. A worldwide trend, the worldwide mapping of ranking activity demonstrates that it is a growing global phenomenon in place in more than 40 countries. तो बहुत अच्छा है, भारत ने भी खुद का शुरू कर दिया. न्यूट्रल रैंकिंग्स आर अ मस्ट. अब आप पूछेंगे कई प्राइवेट बॉडीज तो वैसे भी रैंकिंग करती थी, तो भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए पड़ गई बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर दैट द रैंकिंग्स आर एब्सोल्युटली बियॉन्ड एनी कमर्शियल कंसिडरेशन बिकॉज द फ्यूचर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज लिंक्ड विद इट. चैलेंजेस फॉर इंडियन हायर एजुकेशन, लेकिन भारतीय उच्च शिक्षा के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं. Number 1, we spend too much time in assessing the problem rather than finding tangible solutions. Second, India's gross enrollment ratio, Sakal Panjiyan Anupat, GER, is only 19%, which is 6% below world average and around 50% less than countries like Australia and US. Third, mushrooming of low quality money making institutions. And fourth, India's obsession with service industry, क्योंकि हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को GDP के प्रपोर्शन के रूप में वैल्यू वाइज आगे बढ़ा ही नहीं पाए. फिफ्थ, लैक ऑफ रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज. क्विज टाइम. विच ऑफ दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज? इनमें से कौन से वैधानिक निकाय हैं? ABC. क्या लगता है भाई, क्या आंसर है? द करेक्ट आंसर इज ओनली A and B. C यानी कि NAC नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेस इज JNU प्लेस्ड? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किस स्थान पर है NIRF रैंकिंग 2017 में? 6वें स्थान पर. एंड थर्ड, विच कॉलेज हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप पोजीशन इन द कॉलेजेस कैटेगरी? तो विश्वविद्यालय यानी कॉलेज कैटेगरी, महाविद्यालय कॉलेजेस कैटेगरी, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी. द करेक्ट आंसर हियर इज मिरांडा हाउस. तो ये आप याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अलग अलग चीजें हैं. विद दैट वी कंप्लीट द बोधिसार. वर्ड्स ऑफ विजडम. इससे पहले कि आज का बोधिसार और 4 हमने बहुत सॉलिड टॉपिक्स लिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत सीखने को मिला. Human evolution has 2 steps, from being somebody to being nobody, and from being nobody to being everybody. This knowledge can bring sharing and caring throughout the world. हमारे अपने श्री श्री रविशंकर कहते हैं, मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना. अर्थात अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करना. यह ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है. थैंक यू सो मच सर फॉर सच वंडरफुल थॉट्स. नॉलेज पोर्टल बोधि बूस्टर का पूरा प्रयोग नियमित रूप से करें. बोधि बूस्टर की साइट पे जाएं. आज के बोधि स्टार्स आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे वो छात्र जिन्होंने बोधि बूस्टर पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल किया है. थैंक यू सो मच ब्रजेश मिश्रा फ्रॉम भागलपुर. आपने नियमित रूप से बोधि बूस्टर को न केवल इस्तेमाल और उपयोग किया है, आपने हमेशा अपने अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया. थैंक यू वेरी मच. Archit Kothari from IIM Indore, who has completed his 5-year IPM course. He has been a PT student also, and he is an avid follower of Bodhi Booster. We wish you all the best for the future, Archit. Do well in life. Mr. Munna Jha from Araria, thank you so much. आपने इतने दिल से हमारे लिए इतनी अच्छी बातें लिखी. इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. विंध्यांचल वर्मा फ्रॉम कोटद्वार, शैलेश शर्मा, जालम तालुका शेगांव, मधुर यामोय राय कोलकाता, विजय त्यागी मोदी नगर एंड मैनी मोर. तो ये हैं बोधी स्टार. आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? राइट टेस्टिमोनियल के लिंक ओपन करें और ये टेस्टिमोनियल का पेज खुल जाएगा. तुरंत जरा प्रशंसा पत्र लिख दीजिए हमारे लिए, दिल खुश हो जाएगा टीम का. That's all we have for you in this edition of बोधिसार. उम्मीद करते हैं आज का बड़ा विस्तृत सेशन आपको पसंद आया या नहीं हमें ज़रूर बताइएगा. और आज हनुमान जयंती है, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बजरंग बली आपके जीवन में नित नई सफलता लाए और मुसीबतों से लड़ने की आपको शक्ति देते रहें. जय बजरंग बली. इसी के साथ अब हम अनुमति चाहेंगे. नमस्ते, जय हिंद.